बेटे ने आज फिर मेरे सोनू को पत्थर मारा है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, रोज रोज की शरारत ठीक नहीं होती। भलाई इसी बात में है कि तुम समझा लो अपने बेटे को। मम्मा सब झूठ, पहले की तरह इस बात भी झूठ बोल रही है रानो आंटी। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम खेल रहे थे कि सोनू को चोट लग गई। देखा, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। पहल तुम्हारी बेटी ने ही की होगी, मेरा बेटा तो लाखों में एक है। तुम सब जलते हो मेरे बेटे से। बगाड़ लो, बगाड़ लो, एक दिन तुम पछताओगी इस किए पर। जाओ जाओ, बड़ी आई तुम मुझे भाषण देने वाली। पारो चिड़िया का बेटा हर वक्त किसी न किसी शरारत में लगा रहता, लेकिन पारो कभी भी अपने बेटे को समझाने की बजाय हमेशा इसकी पक्षपात करती और वो बहुत बिगड़ चुका था। रानो आई तो थी पारो से इसके बेटे की शिकायत करने, लेकिन उल्टा अपनी ही बेइज्जती करवाकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सोनो बेटा, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे पारो के बेटे से ना खेला करो। आए दिन वो किसी न किसी बच्चे को चोट लगा देता है। मम्मा मैं कब खेल रही थी उससे? मैं तो नदी के पास बैठी थी, वो आया और मेरे सर पर पत्थर मारकर भाग गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने बताया है इसकी मम्मा को, वो उसे समझाएगी। फिर एक दिन पारो का बेटा नदी के पास बैठा था। वहाँ पर कौवे के दो बच्चे खेल रहे थे। ये नदी मेरी है, तुम्हें कोई हक नहीं यहाँ खेलो, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्यों? हम क्यों जाएं? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता हमारा यहाँ पर खेलना तो तुम चले जाओ। इसी बात पर पारो के बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो कौवे के बच्चे के पंख को तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। मम्मा मम्मा, हम खेल रहे थे नदी के पास और पारो के बेटे ने देखो कैसे मेरे भाई को मारा है। तुम ठहरो, मैं अभी इसकी मम्मा के पास जाता हूँ। और कौवे का पापा इसकी मम्मा को शिकायत लगाने चला जाता है। हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है तुम्हारे इस बेटे ने, हम सब तुम्हें बता बता कर थक गए। असल कसूरवार तुम हो, वो तो बच्चा है, तुम उसे नहीं समझाती हो। अगर तुम उसे प्यार से समझाओ कि रोज रोज ऐसे दूसरों के बच्चों को मारना ठीक नहीं, तो वो समझ सकता है। किसी आने वाले समय में तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारा ख्याल करते हैं, वरना लड़ना हमें भी बहुत आता है। देख लो, लड़कर देख लो, मेरा बेटा बहादुर है, निडर है। क्यों नहीं बर्दाश्त होता तुम सबसे ये? फिर से वैसा ही होता है। पारो उल्टा कौवे पर चलाने लगती है और कौवा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और ऐसे पारो का बेटा दिन पर दिन और ज्यादा बिगड़ता गया। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक दिन एक उल्लुओं का परिवार इस तरफ आता है और पास ही एक पेड़ पर पड़ाव करता है। नमस्ते उल्लू भैया, आपका स्वागत है इस जंगल में। आप हमारे नए पड़ोसी हो। अगर हमारी कोई ज़रूरत हो तो हमें आपके काम आकर खुशी मिलेगी। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, एक बात याद आई, वो सामने घोंसला है, वहाँ पारो और उसका बेटा टिंकू रहते हैं। टिंकू है तो बच्चा, लेकिन इसके माँ के लाड़ प्यार ने इसे बहुत बिगाड़ दिया है। वो हर आए दिन किसी न किसी बच्चे को चोट लगा देता है। अभी कल ही मेरे बच्चे के पंख तोड़ दिया है इसने और वो अब उड़ नहीं सकता। आप अपने बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि वो अभी नए हैं इस जंगल में। और कौवा वहाँ से चला जाता है। इन्हें पता नहीं है मेरे भाई कितने लड़ाके हैं और वो मेरे बच्चों को हाथ लगा कर देखे, अपने भाइयों को बुलाकर इसकी हड्डी पसली एक करवा दूंगी। तुम्हारे भाइयों से तो मैं भी बहुत डरता हूँ। वो तो मारते हुए ये भी नहीं देखते कि कहाँ लग रही है और कहाँ नहीं। और फिर अगले ही दिन टिंकू फिर से नदी पर जाकर बैठ जाता है और किसी नई शरारत का सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर उल्लुओं के दो बच्चे आ जाते हैं। ओ बदसूरत उल्लू, किधर? क्या काम है तुम्हें? शायद पता नहीं तुम्हें मैं कौन हूँ। अभी नए हो ना, कुछ ही दिनों में जंगल के दूसरे बच्चे तुम्हें बता देंगे कि मैं कितना ताकतवर हूँ। भागो यहाँ से, ये नदी मेरी है। देखा है तुमने किसी और बच्चे को यहाँ? ये नदी तुम्हारी पहले होगी, लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं और आज से हम यहाँ खेला करेंगे। तो
तुम अगर हमारे साथ नहीं खेलना चाहते तो अपने लिए कोई और व्यवस्था कर लो। ऐसा कहना था कि टिंकू झट से उल्लू के बच्चे पर झिपटा और इसकी चोंच जख्मी कर देता है। तुमने मेरे भाई को मारा, अभी ठहरो, तुम्हारा इलाज करवाते हैं। मामा मामा देखो, वो सामने कोई टिंकू रहता है, इसने मेरे भाई की चोंच कितनी जख्मी कर दी है। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे मामा को बताती हूँ। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चे को मारे। और वह जल्दी से दूसरे पेड़ की तरफ जाती है। यहाँ पर इसके मैके का बसेरा होता है। भाइयों, हमने है ना इस जंगल में, हमें कमजोर समझकर अब तो चिड़िया भी हमें मार रही है। वो सामने कोई टिंकू मिंकू रहता है, वो देखो तुम्हारे भांजी के तो चोंच ही तोड़ दी इसने। कुछ करो वरना मैं खुद जाती हूँ। और मम्मा उल्लू के भाई बहुत गुस्से में आ जाते हैं और पूरी तैयारी से लड़ने के लिए चले जाते हैं। कौन है टिंकू जिसने हमारे बच्चे को मारा है? जरा आराम से बात करो, ये भी तो हो सकता है तुम्हारे बच्चे का ही कसूर हो। मेरा बच्चा थोड़ा गुस्से वाला जरूर है, लेकिन गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता। ये सारा शोर सुनकर रानो और कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। आज हम इसे बताते हैं कि बर्दाश्त कैसे करते हैं। और उल्लू अपनी तेज चोंचों से वार करते हैं और पारो और टिंकू को मारना शुरू कर देते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ इन जालिम उल्लुओं से, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम नहीं जानते, आप पारो ने गलत जगह पर हाथ डाल लिया है। ये बहुत लड़ाके हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे। पारो हमारी पड़ोसन है, वो तो मार ही देंगे इसे। चलो एक बार प्रयत्न करके देखते हैं। ठहरो ठहरो, एक दफा हमारी जरूरी बात सुन ले। हमें पता है तुम्हारे बच्चे से ज्यादती हुई है, लेकिन हम बड़े हैं, हम तो बच्चे नहीं हैं। हम तुम्हारी मिन्नती करते हैं, एक बार टिंकू को माफ कर दो। आइंदा अगर टिंकू आपके बच्चों को मारे तो हमारे जिम्मे। तुम पुराने बासी हो और हम तुम्हारी आदर करते हैं। इस दफा हम माफी देते हैं, लेकिन फिर माफी नहीं मिलेगी इन्हें। और उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। पारो का बुरा हाल था, इसके चेहरे से खून निकल रहा था। पारो, हम कहते थे ना तुम्हें, किसी दिन कोई बड़ी मुसीबत बन जाएगी। हम तो तुम्हारे पुराने पड़ोसी हैं, बर्दाश्त कर लेते थे। देखा, अब अगर हम ना आते तो वो शायद तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार ही देते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पहले ही, आप और शर्मिंदा ना करे। टिंकू, सुन लिया ना, आज अगर कौवा और रानो ना आते तो हमारा क्या हाल होने वाला था। आज के बाद तुम सब बच्चों से प्यार किया करोगे और किसी से लड़ाई नहीं करना। जी मम्मा, ऐसा ही करूँगा। और फिर उस दिन के बाद टिंकू को अच्छी नसीहत आ जाती है और कभी किसी बच्चे से लड़ाई नहीं करता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें शुरू से ही अपने बच्चों को गलत और सही की तमीज़ देनी चाहिए, नहीं तो वो हमारे ही आगे। मेरे लिए कुछ नहीं करना तो अपना ही कुछ सोच लो। तुम सारा दिन घोंसले में बैठे रहते हो, मैं अकेली ये सारी जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी करूँगी। ना तो तुम अंडों की हिफाजत कर सकते हो और ना ही दाना लेने जाते हो। आखिर मैं क्या करूँ? अपने आने वाले इन बच्चों का ही ख्याल करो। रानो चिड़िया की हर वक्त अपने पति से यही लड़ाई होती रहती थी, लेकिन वो था कि इसकी किसी बात पर भी कान ना धरता। मैं अभी जवान हूँ, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है और मुझसे नहीं होते ये काम वाम, हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती हो। एक दिन तुम इस वक्त को पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये बच्चे ही हमारा सहयोग बनते हैं। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरे 2 अंडों को चील खा गई थी, लेकिन इस दफ़ा मैं सिर्फ दाना अपने लिए ही लाया करूँगी। तुम्हें अपना व्यवस्था खुद से करना होगा। मैं अपना सारा समय अपने अंडों की हिफाजत। रानो चिड़िया सारा दिन दाना की तलाश भी करती, अपने अंडों की हिफाजत भी करती, लेकिन इसका पति इसकी थोड़ी भी मदद ना करता। समय करीब आ गया है, मुझे लग रहा है थोड़े ही दिनों में हमारे बच्चे अंडों से निकल आएंगे। अब इन्हें गरमाइश की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बात मान लो, तुम दाना की तलाश में बाहर निकलो और अपने परिवार का ख्याल करो। लेकिन इसका पति अगर दाना की तलाश में जाता भी तो सारा दिन नदी पर मौज मस्ती करके वापस लौट आता। मेरे लिए लाए हो कुछ? नहीं,
आज तो सिर्फ मुझे खुद भी कुछ ही दाने मिले थे, मेरा तो अपना पेट खाली है अभी। रानो सुबह से अंडों पर बैठी हुई थी और इस इंतजार में थी कि इसका पति इसके लिए कुछ ना कुछ लाएगा, लेकिन वो खाली हाथ लौट आता है। मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपने बच्चों के लिए खुद को जिंदा रखना होगा। बेचारी रानो भूख से मर रही थी, लेकिन घोंसले में खाने को कुछ भी नहीं था। अगर मैं भूख से मर गई तो मेरे इन बच्चों का क्या होगा? क्यों ना कव्वे भैया से मदद मांगू। और वो पास ही कव्वों के घोंसले की तरफ जाती है। कव्वे भैया, आपको तो पता है मेरा पति सारा दिन कोई काम नहीं करता। अब मेरे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले हैं और मैं बाहर नहीं जा सकती अपने इन अंडों को छोड़कर। मैं तुम्हारी मिनती करती हूँ, सिर्फ कुछ ही दिन थोड़ा सा दाना मेरे लिए भी ले आया करो। अगर जिंदगी रही तो मैं आपके इस एहसान का बदला चुका दूंगी। तुम परेशान ना हो, हमें जो भी थोड़ा बहुत मिला आपके घोंसले में ही आपको दे आया करूँगा। अभी तुम ये कुछ दाने ले जाओ और खा लो, इससे तुम्हें कुछ ताकत मिलेगी। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। और रानो चिड़िया कुछ दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। कहाँ गई थी और ये क्या दाने कहाँ से लाई हो? मुझे भी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शर्म करो, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो भूख से? लेकिन अभी रानो ने एक ही दाना खाया था कि इसका पति बाकी दाने उससे छीनकर खा लेता है। ये घोंसला मेरा है, यहाँ रहना है तो तुम्हें दाना पहले मुझे देना होगा और बाद में जो बचा वो तुम खाओगी, वरना उठाओ अपने अंडों को और निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहते हुए? तुम बाप हो इन बच्चों के। तुम देख लेना, समय आएगा जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी और तुम अपनी ये बातें याद करोगे। ज़्यादा भाषण ना दो, जब समय आएगा तो देख लेंगे। और ऐसे दिन और रात गुजरते। कौवा अपनी पड़ोसन रानो को शाम वापसी पर थोड़े से दाने दे जाता, जिसमें से ज़्यादा तो इसका पति खा लेता और जो बचता वो बेचारी रानो खाकर अपना गुजारा कर लेती। और फिर आखिर वो दिन आ गया जब रानो के अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। मेरे बच्चे निकल आए अंडों से, कितने प्यारे हैं, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं। रानो बहुत खुश थी, लेकिन फिर शाम को ही इसके पति ने इससे लड़ाई शुरू कर दी। मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं पता दाना कहाँ से मिलता है, तुम जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। मेरे बच्चों का आज पहला दिन है, मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? अगर तुम ये नहीं कर सकती तो चलो निकलो मेरे घोंसले से। मुझ पर दया करो और अपने इन बच्चों की तरफ देखो। हम ऐसी रात में कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, बस तुम निकलो यहाँ से, मेरा ये आखिरी फैसला है। और इसका पति इसे रात को अपने घोंसले से निकाल देता है। रानो बेचारी अपनी चोंच में अपने छोटे छोटे बच्चे लिए अपनी मंजिल की तरफ चल देती है, जिसका इसे कुछ पता नहीं होता। चलते चलते वो काफी दूर निकल जाती है और फिर अचानक से इसे एक पेड़ पर एक खाली घोंसला नजर आता है। शायद इसे कोई पक्षी छोड़कर चला गया है, क्यों ना मैं यहाँ ही अपना घर बना लूं। और वो वहीं पर बसेरा करती है। रानो बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए दाना लाती और बाकी सारा समय अपने बच्चों की हिफाजत में गुजारती। समय गुजरता गया और इसके बच्चे बड़े हो गए। मम्मा, आप कितना काम करती हो हमारे लिए। आज से हम भी आपके साथ जाया करेंगे आपकी मदद करने। क्यों नहीं बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वो माँ बाप का सहयोग बनते हैं। लेकिन मम्मा, हमारा बाप कहाँ है? बस बेटा, तुम्हें क्या पता कि कैसे इसने मुझे इस रात घर से निकाल दिया था जब तुम सिर्फ 2 दिन के थे। लेकिन मम्मा प्लीज हमें एक दफा दिखा लाओ वो घर जहाँ हम पैदा हुए थे। अगर तुम जिद करते हो तो हम आज इसी तरफ ही चले जाते हैं। और रानो चिड़िया पुराने घर की तरफ चल देती है। जल्द ही वो पहुंच जाते हैं। वो सामने पेड़ पर है तुम्हारा वो घोंसला, यहाँ तुम पैदा हुए थे। जाओ जाकर देखो, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। जब दोनों बच्चे वहाँ जाते हैं तो घोंसले में किसी बीमार पक्षी को देखकर डर जाते हैं। तुम कौन हो? हमारी मम्मा का नाम रानो है। तुम रानो के बच्चे हो? हाँ, हम आए थे अपना वो घोंसला देखने, यहाँ हम पैदा हुए थे। तुम कौन हो इधर?
क्या तुम अपनी मम्मा को बुला सकते हो? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता, अब मेरे पंख बीमार हो गए हैं। बच्चों के वापस ना आने पर मम्मा चिड़िया रानो उनके पीछे आ जाती है। रानो को देखकर इसका पति रोने लग जाता है। मुझे माफ़ कर दो रानो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर। लेकिन तुम ये जान लो कि अब मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी है। मेरे बच्चे पल पल मेरा ख्याल रखते हैं और सांस सांस मुझे मम्मा कहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इस खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं। याद करो वो समय जब... बस कर जाओ रानो, बस कर जाओ, मुझे सब याद है, बस मुझे माफ़ कर दो। नहीं, मैं नहीं भूल सकती उस रात को जब तुमने मुझे मेरे मासूम बच्चों के साथ घर से बाहर निकाला था। वो तो मेरी कोई नेकी थी जो मेरे काम आ गई, वरना अपने मासूम बच्चों के साथ मैं भी मर जाती। याद करो वो समय जब मैंने तुम्हारी मिन्नतें की थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर और मेरे बच्चों पर कोई दया ना आई। अब मैं कैसे तुम्हें माफ़ कर दूं? हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूं, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, जिन्होंने अपना बचपन तुम्हारे बगैर गुजारा। मम्मा चलो यहाँ से, हम आपको दुखी नहीं देख सकते। शायद हमने यहाँ आने की जिद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। आप प्लीज हमें माफ कर दें, हमारी वजह से आपके पुराने दुख ताज़ा हुए। हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। ये कहते ही वो तीनों वहाँ से वापस चले जाते हैं और इनका पापा मायूसी से उनको देखता रह जाता है। लेकिन अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं होता और घोंसले में मौजूद तन्हाई और वीरानी उसे और ज्यादा बीमार कर देती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जवानी में हम जो करते हैं बुढ़ापे में वही हमारे सामने आता है। इसलिए जवानी में ऐसे काम करो जो बुढ़ापे में आराम दें, नहीं तो रानो के पति की तरह पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा।